हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। 45 रुपीज़ का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 5.5% की शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और जिस दिन इनके नतीजे आए थे ना, उस दिन बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी इसने। आप देखो 43 से 46 रुपीज़ पे ये पहुंचा था जिस दिन इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। और देखो जो नंबर्स थे वो अच्छे ही आए हैं, लेकिन उसके बाद का दिन अगर आप देखोगे तो एक डिक्लाइन वाला नजर आया यहाँ पर। तो नतीजे के बाद अगले दिन कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला। और देखो अच्छे रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली एक दो दिन की तेज़ी दिखाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे या उसी लेवल पर आते नजर आते हैं जहाँ से ये शुरू हुए थे। बात करेंगे इस वीडियो में इस बैंक के बारे में कि भैया लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक इसका हो सकता है, परफॉर्मेंस कैसा है, नंबर्स कैसे आए थे और क्या कहाँ पर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पिछले एक महीने में डेफिनेटली 5.5% का ग्रोथ ज़रूर है और पिछले एक साल में 68% का ग्रोथ है। शानदार तेज़ी थी। 21 रुपये से भाई साहब पैसा डबल कर दिया इसने। 48 पे गया था ये, उससे भी ज़्यादा ही करा था इसने। और हालांकि जो तेज़ी आई थी वो बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो ये लंबे कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। शॉर्ट टर्म का जो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 48 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर इसने सक्सेसफुली 50 रुपये का लेवल तोड़ दिया तो ब्रेकआउट वाला सिनारियो डेफिनेटली ये दिखा देगा, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाया तो वापस 40 और 45 रुपये की रेंज में ये अटकता हुआ नजर भी आ सकता है। 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 233% का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पर ये सिंगल डिजिट में था, उसके बाद बेहतरीन तेज़ी। और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है इसका, तेज़ी आती है, एक बहुत बड़ी रफ्तार आती है यहाँ पर, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेशन करते हैं वो भी गिरावट के साथ। दोबारा एक बड़ी रफ्तार देखने को मिली, दोबारा गिरावट यहाँ पर फौरन आ गई थी, दोबारा तेज़ी यहाँ पर आई है। देखते हैं गिरावट आती भी है कि नहीं यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखो ना तो ये जो बैंक्स है ना उसके जो अच्छे दिन आए हैं ना, जो खासकर जो सरकारी बैंक्स है उसके भाई साहब अभी आए हैं। पहले भाई साहब मूड खराब हुआ करते थे इनके, देखो लंबे समय से परफॉर्म नहीं करा है इसने। और जब भी तेज़ी बनी थी बीच बीच में भी तो ये हर बार वहाँ से गिरा ही था। 2014 में आप देखिए जब इलेक्शंस वगैरह थे, मोदी जी पीएम बनकर आए थे, उस टाइम शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी इसने, बाद में एक बड़े डिक्लाइन से गुजरा भी था ये। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की तो देखो अभी पीएसयूज़ में लगातार बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है। यहाँ पर 3.5 करोड़ तक के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं डेली, मतलब अभी लास्ट ट्रेडिंग डे में उतने हुए ज़रूर थे। और जो छोटे पीएसयू बैंक है, चाहे हम इंडियन ओवरसीज़ की बात करें, यूको बैंक की बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, इन बैंकों में लगातार बड़े पैमानों पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। और जहाँ तक देखा जाए इंडियन ओवरसीज़ के बारे में तो यहाँ पर देखो डिविडेंड की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हालांकि डिविडेंड अभी भी ये पे तो नहीं कर रहा है, जबकि बाकी जो बैंक है चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, उन्होंने भी आखिरी बार 2015 में पे करे थे, लेकिन उसके बाद 22 और 23 में पे करना शुरू कर दिया डिविडेंड। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद इस साल से इंडियन ओवरसीज बैंक डिविडेंड पे आउट करना स्टार्ट कर सकता है। रीज़न ये है कि नंबर्स अभी अगर आप देखोगे तो ये प्रॉफिटेबल हुए हैं, अभी प्रॉफिटेबल हुए हैं ये। आप देखिए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से ये प्रॉफिटेबल है। अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था। और जहाँ तक इनकी रेवेन्यू की भी बात करें तो वो भी बढ़ा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और अभी भी अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ग्रोथ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है तो भैया ये महंगा है, इसका 34 से 35 का है। इसके कंपैरिजन में अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखोगे, यूको बैंक को देखोगे तो शायद उसका वैल्यूएशन आपको सस्ता लगेगा, लेकिन इसका महंगा है। सेक्टर पी 19 का है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए, आप देखिए यहाँ पर एसबीआई का जो पी रेशियो है वो 10 से भी कम है। बैंक ऑफ बड़ौदा का देखोगे तो वो भी 8 के करीब है, हालांकि पीएनबी का महंगा हो चुका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का देखोगे तो वो 12.5 का है। तो देखा जाए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, उसका भी कम है, यूको बैंक का भी कम है, जो छोटे टिकट के मैं बात कर रहा हूँ बैंक जो है ये। तो ये थोड़ा सा महंगा ज़रूर है और यही वजह भी है, एक नेगेटिव पॉइंट है इसका कि ये महंगा है वैल्यूएशन के हिसाब से। फिनेंशियल्स में डेफिनेटली कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट आया है। आप देखिए यहाँ पर लगातार इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है।
5,800 करोड़ से बढ़कर ये अभी लास्ट क्वार्टर में जो अभी इनके नंबर्स आए 7,440 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू देखने को मिले। और सबसे अच्छी बात है कि इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। अब देखिए 504 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर बढ़ के 627 करोड़ हुआ और अभी लास्ट क्वार्टर में 724 करोड़। तो प्रॉफिट वाइज इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है। इतना ही नहीं, असेट क्वालिटी में भी इंप्रूव आया है, यहाँ पर ग्रोस एनपीए नेट एनपीए में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो फंडामेंटली तो चीज़ें बेहतर हो रही है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो यहाँ पर प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। 96.38% का स्टेक है गवर्नमेंट के पास। और देखिए सरकार जो है ना, वो उन कंपनियों में लगातार अपने शेयर्स को बेच रही है, मतलब कह दो कि सब 75% पर लेकर आ रही है, जहाँ पर उनकी होल्डिंग ज़्यादा है। और यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना ओएफएस लेकर आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी और बैंक के साथ इसको मर्ज कर दे। चांसेस हालांकि मुझे मर्जर का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि छोटा बैंक है ये। शायद हो सकता है कि पहले शेयर्स बेचे बाद में मर्ज करे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.06% म्यूचुअल फंड के पास है, जो पहले 0.09% था, तो बिकवाली करी है। डोमेस्टिक की 1.25% से घटकर 1.23 पर आए हैं शेयर होल्डिंग। और एफआईएल्स ने बड़े पैमाने पर बिकवाली करी है, 0.15 से घटकर ये 0.03, मतलब कि म्यूचुअल फंड बेच रहा है, डोमेस्टिक बेच रहा है, एफआईएल्स भी बेच रहा है, रिटेल और अदर्स खरीद रहे हैं। 2.13% से बढ़कर 2.30 पर आ गए। मतलब ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो अभी रिटेल के पास 1.42% का स्टेक अभी है, जो पहले 1.32% का था। तो देखा जाए तो रिटेल ने ज़्यादा खरीदारी करी है कंपेयर टू अदर पार्टीज़। तो यहाँ पर, और देखो मैं यही कहूँगा कि देखो खराब बैंक नहीं है ये, ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है। आप इसको थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशन वाला बैंक कह सकते हो, लेकिन जिस तरीके से एकदम से भैया लोग टूट पड़े हैं छोटे बैंकों के ऊपर, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मैं तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप ग्राफ देखो तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर तेज़ी जब आती है, एक बड़ी तेज़ी आती है, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है, फिर बड़ी तेज़ी आती है, फिर कंसोलिडेट करता है, बड़ी तेज़ी आ चुकी है। देखते हैं कि यहाँ से ये ब्रेकआउट का सिनारियो दिखाएगा या फिर कंसोलिडेशन वाला सिनारियो दिखाएगा। मुझे लगता है कि ज़्यादातर चांसेस यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन ने दिखाएगा। और जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है इंडियन ओवरसीज़ में बाइंग लेवल से, तो वो 45 से 50 का लेवल नहीं लगता है मुझे अच्छा। मुझे लगता है कि अगर ये आपको 35 से 40 के आसपास मिलता है, तब जाकर यहाँ पर आपको रिस्क लेना चाहिए, तब जाकर आप वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। ये मेरा मानना है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिहाज से मैंने यहाँ पर बात करी है। और यही कहूँगा मैं आपसे, देखो मैं मानता हूँ कि पीएसयूज़ में अच्छी खासी तेज़ी फ्यूचर में आने वाली है, लेकिन पीएसयूज़ जो है एक बार इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि पीएसयूज़ में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज भी आएगा। या तो मर्जर का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है कुछ बैंकों का, हालांकि बीच में कुछ खबरें उड़ी भी थी उसकी, मर्जर को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट शायद हो सकती है फ्यूचर में। अभी इलेक्शन तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि शायद इन चीज़ों पर काम हो सकता है। अभी कई सारे छोटे छोटे पीएसयूज़ हैं, शायद मर्जर के बारे में भी गवर्नमेंट सोच सकती है यहाँ पर। तो देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन अभी नहीं, नीचे के लेवल पर, इस लेवल पर नहीं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं यूको बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी हमें। इवन अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो तो एक अच्छी रफ्तार यहाँ पर आई थी जब इनके नतीजे आए थे, लेकिन नतीजे के अगले ही दिन ये एक बड़ी देखो नतीजे के दिन बड़ी तेज़ी आई थी, अगले दिन बड़ा गिरावट इसने दिखा दिया यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।